बार्टर सिस्टम के बाद लोगों को एक परमानेंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज की आवश्यकता हुई, तो लोग धीरे धीरे मनी की तरफ मूव किए। तो मनी के लाइफ साइकिल को जानने से पहले हम लोग जो उसका प्राइमरी फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन है, वो देखते हैं। मनी, इसका जो प्राइमरी फंक्शन है, पहला तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही हो जाएगा, ट्रांजैक्शन। यानी कि एक अस्थाई चीज़ हो गया जिससे लोग कोई भी वस्तु सेल परचेज कर सकते हैं। हम किसी दुकानदार से मनी दे करके कोई सामान ले सकते हैं, फिर वो आगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे खर्च कर सकता है, कोई सामान परचेज कर सकता है। तो एक अस्थाई मनी एक अस्थाई मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। दूसरा, मेजर ऑफ वैल्यू। यानी कि अगर ये मेजरमेंट का भी काम करता है, जैसे कि हम किसी लेबर का अगर उसका मेजर करना है वैल्यू, तो ये कह सकते हैं 500 रुपये पर डे का इसका लेबर चार्ज है। या किसी चीज़ का कॉस्टिंग हम बता सकते हैं कि सोना इतने रुपए किलो है या इतने रुपए ग्राम है। इस टाइप से एक मेजरमेंट भी कर सकते हैं मनी के टर्म्स में। इसका सेकेंडरी फंक्शन जो है, इसका प्राइमरी फंक्शन दो ही है, सेकेंडरी फंक्शन है पहला स्टोर ऑफ वैल्यू। कोई एम्प्लॉई मनी अर्न करके उसे स्टोर करके रख सकता है भविष्य में खर्च करने के लिए, अपने हिसाब से प्लान्ड वे में खर्च करने के लिए। दूसरा, यही चीज़ अगर मान लेते हैं बार्टर सिस्टम में रहता, जैसे गेहूँ, कोई अगर गेहूँ स्टोर करके रखता है तो उस समय के साथ वो ख़राब हो जाता, तो वो अस्थायी चीज़ नहीं हुआ। दूसरा, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। मनी को लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कोई बाहर में काम कर रहा है तो वो अपने घर पे मनी ट्रांसफ़र कर सकता है, कोई विदेश में काम कर रहा है वो अपने देश में मनी ट्रांसफ़र कर सकता है। तीसरा, डिफर्ड पेमेंट। इसमें अगर किसी को पेमेंट करना है तो जैसे साल भर का कोई एक ही बार में पेमेंट कर देता है, उसे इस टाइप से कुछ छूट वगैरह भी मिल जाता है, तो ये डिफर्ड पेमेंट भी हुआ। तो ये सेकेंडरी फंक्शन है और ये प्राइमरी फंक्शन है। इन दो मेजर फंक्शन को जो फुलफ़िल करेगा तो वो मनी हो जाएगा। अब आगे मनी का जो लाइफ साइकिल है वो देखते हैं। सबसे पहले आया कमोडिटी मनी। मनी का लाइफ साइकिल। उसके बाद आया मेटालिक मनी। इसके बाद पेपर मनी। इसके बाद बैंक मनी। और अभी जो लेटेस्ट में है क्रिप्टो करेंसी। तो हम लोग बारी बारी से सबको देखते हैं, कमोडिटी मनी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कमोडिटी मनी की। तो यूएसए में सबसे पहले टोबैको और कॉर्न को यूज किया जाने लगा एक परमानेंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। लोगों को कोई सामान परचेज करना होता था वो टोबैको और कॉर्न देकर ख़रीद लेते थे, और इसे दुकानदार दूसरे व्यक्ति से कुछ खरीदना होता था तो इससे एक्सचेंज करते थे। इसके बाद जो एस्टेक सभ्यता था, यहाँ पे कोकोआ बीन्स को यूज किया जाने लगा। कोकोआ बीन्स को एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज किया जाने लगा। जो इंडो पैसिफिक रीजन है, यहाँ लोग कौड़ी को यूज करने लगे। आज भी कहते हैं ना, ये कौड़ियों के दाम बिक रहा है। तो इंडो पैसिफिक रीजन में कौड़ी को सबसे पहले कमोडिटी मनी के रूप में यूज करने लगे। जो फिजी था,
वहाँ पे वेल तीत को यूज करने लगे। और जो वर्ल्ड वार 2 के टाइम में जो प्रिजनर्स थे, जो प्रिजनर्स ऑफ वार, उनसे अगर कोई काम करवाना होता था वो लोग अपने में ही सिगरेट के बदले एक्सचेंज करते थे काम को। सिगरेट के टर्म में सिगरेट को ही मनी मानकर वो ट्रांजैक्शन करते थे। तो इस तरह से कमोडिटी मनी का यहाँ यूज हुआ। लेकिन हाँ, यूएसए में माइनिंग वगैरह हुई, उसके बाद लोग यूएसए में ही गोल्ड नगेट्स का यूज करने लगे। गोल्ड नगेट्स का यूज करने लगे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम था कि लोग गोल्ड नगेट्स यूनिफॉर्म नहीं थे और सभी प्योर नहीं थे। तब किंग्स ने सोचा, उस टाइम के राजा ने सोचा कि नहीं, ये काम हम खुद करेंगे। तो इस गोल्ड को मेल्ट करके इस पे अपना स्टाम्प लगा करके इन्होंने मनी लॉन्च किया, मेटालिक मनी की तरफ मूव किए। तो इस तरह से कमोडिटी मनी से हम लोग मेटालिक मनी को देखते हैं। इंडिया में सबसे पहले जो गुप्ता पीरियड में गोल्ड कॉइन लॉन्च किया गया, इसके बाद शेरशाह सूरी ने सिल्वर कॉइन लॉन्च किया 1 का। तो इसका जो बेनिफिट था, पहला तो प्राइस स्टेबल इससे हो गया। तब किसी वस्तु का ये कह सकते हैं ना, इसका 10 रुपये दाम है या इसका इतना दाम है मनी के टर्म्स में। दूसरा इसका इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब कि सिल्वर कॉइन या गोल्ड कॉइन, इसका अपना भी एक वैल्यू होता था सिक्के का, जो उस पर अंकित मूल्य है उसका नहीं। उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा, फॉरेन ट्रेड इससे पॉसिबल हो गया। फॉरेन ट्रेड इससे पॉसिबल हो गया, इससे दूसरे व्यापारी से एक्सचेंज कर सकते थे, या यहाँ के व्यापारी जा कर के दूसरे शहर में ट्रेड कर सकते थे, दूसरे देश में जाकर ट्रेड कर सकते थे। तो ये बेनिफिट था। लेकिन अब मेटालिक मनी में ही 2 टाइप के सिक्के आए जो भी चल रहे हैं। पहला फुल बॉडीड कॉइन, दूसरा टोकन कॉइन। तो फुल बॉडीड कॉइन क्या है, टोकन कॉइन क्या है, इस बारे में हम लोग समझते हैं। तो फुल बॉडी कॉइन और टोकन कॉइन को समझने से पहले हम लोग 2 चीज़ समझते हैं, 2 टर्म है। पहला इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा टोकन दूसरा फेस वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? अब जैसे एक सोने का सिक्का है, 1 रुपये का सोने का सिक्का है, तो जब इस सिक्के को मेल्ट किया जाएगा, उससे जो सोना होगा वो निश्चित रूप से 1 रुपये से ज़्यादा होगा, उसका वैल्यू 1 रुपये से ज़्यादा होगा। तो उस मेटल का जो कॉस्ट होता है, तो वो उस सिक्के का इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाता है। यानी कि जिस मेटल से वो सिक्का बना हुआ है, उसे मेल्ट करने के बाद जो उसका ओरिजिनल वैल्यू होता है, वो उस सिक्के का इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। और जो मूल्य इस पर अंकित है, जैसे 1 रुपया इस पर लिखा हुआ है, तो 1 रुपया इसका फेस वैल्यू हो गया। तो फुल बॉडीड कॉइन में जब इंट्रिंसिक वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा हो, पहले के ज़माने में जो कॉइन लॉन्च किया गया था, निश्चित रूप से उसका वैल्यू ज़्यादा होगा जितना फेस वैल्यू है। पहले के टाइम में बड़े बड़े सिक्के आते थे, तो निश्चित रूप से उसका इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होगा, तो वो फुल बॉडीड कॉइन में आता था। अब के टाइम में जो है, अब लेटेस्ट में छोटे छोटे सिक्के आ रहे हैं जिसको मेल्ट करने के बाद भी वो कॉस्टिंग नहीं होगा जितना उस पर अंकित है, तो वो टोकन कॉइन कहलाते हैं। यानी कि जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू फेस वैल्यू से कम होता है, तो वो टोकन कॉइन कहलाते हैं। जैसे अभी कुछ वर्षों पहले हम लोगों ने सुना था कि जो 5 रुपये का सिक्का है, उसके मेटल को मेल्ट करने के बाद उससे 5 ब्लेड बनाए जा रहे हैं। इस टाइप से वो काम हो रहा है। यानी कि 5 ब्लेड यानी कि 10 रुपये, यानी 5 रुपये के सिक्के को
वो प्रोसेस करके लोग 10 रुपये उससे कमा रहे हैं। तो ये इलीगल था। कॉइनेज एक्ट 2011 ये इलीगल था कॉइनेज एक्ट 2011 के अनुसार। तो अभी इसको रोकने के लिए अब गवर्नमेंट जो है वो कुप्रोनिकल कॉइन ला रही है, यानी 2 धातु से बना हुआ कुप्रोनिकल कॉइन, और उसमें जो मेटल है वो भी कम कर रही है। जैसे आपने 10 रुपये का सिक्का देखा होगा, इसमें 2 टाइप के मेटल रहते हैं, और ये सब सिक्के को छोटा कर रही है। तो ये मेटेलिक मनी हो गया। मेटेलिक मनी के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे जिसे देखते हैं। पहला तो बल्कि ट्रांसपोर्ट था। यानी किसी को परचेज करना है, दूसरे शहर ले जाना है, तो बस बैलगाड़ी में डाल के एकदम भारी भर कर दूसरे शहर में ले जाना पड़ता था। और दूसरा, इसमें चोरी होने का खतरा था। तो इस बीच कुछ ट्रेड गिल्ड्स निकल कर सामने आए, और वो क्या करते थे, जैसे पटना, दरभंगा, तो किसी को अगर पटना जाकर के व्यापार करना है तो लोग वहाँ पर जा कर के अपना जो सिक्का था वो वहाँ जमा कर देते थे, अपना मनी जमा कर देते। उसके बदले उन्हें बिल ऑफ एक्सचेंज मिलता था वहाँ पे। फिर वो दूसरे शहर जा कर के उस बिल ऑफ एक्सचेंज से अपना मनी वापस लेते थे और ट्रेड करते थे। तो ये प्रोसेस चला। इसके बाद किंग्स ने सोचा कि नहीं, ये काम हम खुद ही करेंगे। तो उन्होंने फिर से पेपर मनी लेकर के आए। तो इस तरह से मेटेलिक मनी से पेपर मनी की तरफ मूव किया। पेपर मनी को फिड्यूशियरी मनी भी कहते हैं। क्योंकि इसका कोई अपना इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है, ये महज एक कागज़ का टुकड़ा होता है, नो इंट्रिंसिक वैल्यू, सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा। ये इसलिए चलता है क्योंकि हम मानते हैं कि ये मनी है, वी ट्रस्ट, सिंपली। तो फिड्यूशियरी मनी 2 टाइप के होते हैं। पहला, नॉन लीगल टेंडर, दूसरा लीगल टेंडर। तो दोनों क्या है वो देखते हैं। नॉन लीगल टेंडर में आ जाते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, डीडी, ये सब। और इसे ऑप्शनल मनी भी कहते हैं, क्योंकि इसे ऑप्शनल मनी भी कहते हैं क्योंकि सामने वाला इसे लेने से अस्वीकार भी कर सकता है। आप कहीं किसी होटल में गए खाना खाने के लिए, वहाँ वो चेक लेने से मना कर सकता है, डीडी लेने से मना कर सकता है, इसलिए इसे ऑप्शनल मनी कहते हैं। लीगल टेंडर, इसे फिएट मनी कहते हैं, फिएट मनी, क्योंकि फिएट का मतलब होता है लीगली बाइंड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के आदेश अनुसार ये लेना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शनल की व्यवस्था नहीं है, इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। फिएट, इसका अर्थ होता है लीगली बाइंड बाय गवर्नमेंट। अब फिएट मनी में 2 टाइप के मनी होते हैं। पहला तो अनलिमिटेड, दूसरा लिमिटेड। लिमिटेड में जो कॉइन्स वगैरह आते हैं वो है लिमिटेड, क्योंकि उनसे एक लिमिट है उससे डेब्ट सेटल करने का। जैसे जो कॉइन्स है वो लिमिटेड है, उसे एक लिमिट है कि जैसे 1 रुपये के सिक्के से हम मैक्सिमम 1000 तक वो डेब्ट सेटल कर सकते हैं, ये कॉइनेज एक्ट 2011 के अनुसार।
अनलिमिटेड में पेपर मनी आता है, करेंसी आता है, करेंसी जिससे हम एनी अमाउंट ऑफ डेब्ट सेटल कर सकते हैं। लेकिन जो हाल ही में 2017 में जो फाइनेंशियल बिल आया है उसके अनुसार मैक्सिमम 3 लाख तक का डेब्ट सेटल कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं। तो ये लीगली बाइंड है और ये ऑप्शनल मनी है। फिर से एक बार देखते हैं पेपर मनी। पेपर मनी को फिड्यूशियरी मनी भी कहते हैं क्योंकि इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है। ये इसलिए चलता है, कागज का टुकड़ा सिर्फ इसलिए चलता है कि हम लोग मानते हैं कि ये पैसा है। फिड्यूशियरी मनी 2 टाइप का होता है, नॉन लीगल टेंडर और लीगल टेंडर। नॉन लीगल टेंडर में बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, डीडी, ईटीसी ये सब आते हैं। इसे ऑप्शनल मनी भी कहते हैं क्योंकि इसे सामने वाला अस्वीकार कर सकता है लेने से। लीगल टेंडर इसे फिएट मनी भी कहते हैं क्योंकि ये लीगली बाइंड बाय गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से इसे लेना ही पड़ेगा। फिएट मनी 2 टाइप के होते हैं, पहला अनलिमिटेड और लिमिटेड। लिमिटेड में कॉइन्स आते हैं क्योंकि इसका एक लिमिट है डेब्ट सेटल करने का, जो जैसे 1 रुपये के सिक्के से 1000 तक का डेब्ट सेटल कर सकते हैं। अनलिमिटेड करेंसी आते हैं जिसे एनी अमाउंट ऑफ डेब्ट सेटल कर सकते हैं, लेकिन जो 2017 का फाइनेंस बिल है उसके अनुसार 3 लाख तक का डेब्ट इसे सेटल किया जा सकता है। तो ये पेपर मनी हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं बैंक मनी की तरफ। पेपर मनी में भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे डिमोनेटाइजेशन एक इश्यू है, उस चीज़ को समझते हैं। और इसे पेपर मनी को इश्यू कौन करता है उस चीज़ को समझते हैं। जितने भी कॉइन्स होते हैं उसे गवर्नमेंट मिंट करती है और आरबीआई एक सर्कुलेटरी एजेंट की तरह वर्क करता है, सर्कुलेट करता है। 1 से 1000 तक के सिक्कों को मिंट कर सकती है। और साथ ही जो 1 रुपये का नोट होता है इस पे फाइनेंस सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होते हैं। जो करेंसी है उसे आरबीआई इश्यू करती है। जो आरबीआई का एक्ट है 1934 के हिसाब से, और ये गवर्नमेंट जो मिंट करती है इसका एक्ट कॉइनेज एक्ट 1906 के हिसाब से। तो आरबीआई से इश्यू करती है। जो फर्स्ट नोट उन्होंने प्रिंट किया था आरबीआई ने 5 और 10,000 का, इस पे आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं सभी नोटों पे। सिर्फ 1 रुपये का नोट है जिस पे फाइनेंस सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होते हैं। तो आरबीआई से करेंटली आरबीआई 2 से 2000 तक के नोट को प्रिंट कर रहा है। ये फिएट मनी इश्यू कैसे किया जाता है इस चीज़ को देखते हैं कैसे। तो ये करेंसी स्टैंडर्ड सिस्टम के हिसाब से इश्यू किया जाता है। करेंसी स्टैंडर्ड, जैसे यूएसए में जब इनके पास 22 ग्रेन गोल्ड होता है, गोल्ड, तब ये $1 का नोट इश्यू करते हैं। यूएसए में जब 22 ग्रेन गोल्ड होता है तो वो $1 का नोट प्रिंट करते हैं। और वहीं इंग्लैंड में जब 113 ग्रेन गोल्ड होता है तो वो 1 पाउंड का नोट प्रिंट करते हैं। अब ये ग्रेन क्या है, तो एक ग्रेन बराबर 0.65 ग्राम। तो इतना गोल्ड होने के बाद ही वो नोट प्रिंट करते हैं। तो इस सिस्टम को कहा जाता है गोल्ड या सिल्वर स्टैंडर्ड करेंसी सिस्टम। तो इससे जो एक्सचेंज रेट है वो भी अनुपात में लगाया जा सकता है। जो 22 ग्राम और 113 ग्राम का जो अनुपात है, इससे फॉरेन एक्सचेंज भी हो सकता है। ऐसे मनी को रिप्रेजेंटेटिव मनी भी कहते हैं। क्योंकि ये बैकएंड में जो मेटल है उसे सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इंडिया में क्या स्टैंडर्ड सिस्टम है वो देखते हैं। तो इंडिया में जो करेंसी सिस्टम अपनाया गया, तो सबसे पहले 1935-36 के आसपास
जो था 40% गोल्ड, जितना हम करेंसी छापना चाहते हैं उसका 40% गोल्ड हमारे पास रहना चाहिए, आरबीआई के रिजर्व में रहना चाहिए। इसके बाद 1956 में 115 करोड़ गोल्ड आरबीआई के पास रखने की बात हुई और 400 करोड़ का फॉरेन रिजर्व, जैसे किसी विदेश में कोई बॉन्ड वगैरह इस टाइप का कुछ फॉरेन रिजर्व रखने की बात हुई। तो आरबीआई के पास अगर ये 515 करोड़ रुपया इस टाइप से है, जिसमें 115 करोड़ गोल्ड और 400 करोड़ का फॉरेन रिजर्व, तब वो अनलिमिटेड प्रिंट कर सकती है, अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट कर सकती है। इसे मिनिमम फॉरेन रिजर्व करेंसी स्टैंडर्ड कहते हैं। उसके बाद 1995 में जो था वो 400 करोड़ का जो शर्त था वो हटा दिया गया। अब आरबीआई के पास सिर्फ 115 करोड़ गोल्ड रखने की बात हुई, जो उसके बिहाफ में वो जितने भी नोट प्रिंट करना चाहे कर सकते। 1995 में 115 करोड़ का गोल्ड रखने की बात हुई और 400 करोड़ का जो फॉरेन रिजर्व का वो था शर्त, वो हटा दिया गया। इसके बिहाफ में आरबीआई कितने भी नोट प्रिंट कर सकते थे, लेकिन जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उससे वो बैक्ड रहना चाहिए था। तो इसे मैनेज्ड पेपर करेंसी स्टैंडर्ड कहते हैं। करेंसी स्टैंडर्ड, तो ये करेंसी स्टैंडर्ड है जिसके आधार पे नोट प्रिंट किए जा रहे हैं।